हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। और ये जो वीडियो लेक्चर है वो 12th क्लास के जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गेस क्वेश्चंस के तौर पर है ना। कल हम लोगों ने पहली वीडियो देखी थी इसकी, जिसमें कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए थे रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर के। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और ये जो देखो, ये जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है उसमें हम डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चंस, खास करके जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना एक एक करके हम देखेंगे। यहां पर भी मैं आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को ना। तो मैं पहले लिख देता हूं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ना। ये आपकी दूसरी यूनिट है और आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का जो पार्ट है, जो यूनिट है, सबसे ज्यादा जो सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं ना। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का, सो दैट कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ढंग से हैंडल कर सके एग्जामिनेशन हॉल में ना। तो देखो, इसको करने से पहले हम ये समझ लें कि ये किन किन चैप्टर से मिलकर के बना हुआ है ना। ये जो यूनिट है वो बेसिकली 3 चैप्टर का यूनिट है, ठीक है ना। पहला जो है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और तीसरा जो है वो है क्या, इवोल्यूशन ना। तो 3 बेसिक चैप्टर्स हैं जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है, और तीनों ही चैप्टर्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके पहले जो 2 हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का ना। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कौन कौन से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए, वो मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं ना। तो आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को और इसी के बेसिस पर आप अपने क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश करें। और फिर बाद में मैं आपसे फीडबैक लूंगा आपके एग्जामिनेशन के बाद कि कितने % क्वेश्चन जो है वो आपको इन चीजों से मिले हैं ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये सारे के सारे जो सवाल हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप उसको तैयार करें। और दूसरा कि जितना ज्यादा लोग हैं, जितने ज्यादा बच्चे हैं, उन तक आप अपनी पहुंच बनाएं ना। इस वीडियो को आप भेजें सो दैट कि उनका भी जो है वो ना ढंग से एग्जाम्स का प्रिपरेशन हो जाए ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारे पास है प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस का। देखो, इसमें पहला जो सवाल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है मेंडल्स लॉ का ना। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो क्या है यहाँ पर, मेंडल्स लॉ का। देखो यहाँ पर 5 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाते हैं मेंडल्स लॉ को लेकर के। सारे बच्चों को ये पता है कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ गिवन बाय मेंडल। 3 अलग अलग किस्म के लॉज दिए गए थे। सबसे पहले को कहा गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरे को कहा गया था लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, और तीसरे को कहा गया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना। 3 अलग अलग किस्म के लॉज दिए गए थे ना। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंटली जानना है वो है लॉ ऑफ सैग्रीगेशन ना। आप इसको बहुत ढंग से प्रिपेयर करके जाएंगे। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है डिस्क्राइब द लॉ ऑफ सैग्रीगेशन इन डिटेल, या फिर पूछा जाता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय द मेंडल। देखो, 2 अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय द मेंडल, अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको तीनों लॉज के बारे में बताना होगा, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में ना। आप चेकर्स बोर्ड जरूर बनाएंगे, जिसको आप पनेट चार्ट भी कहते हो, और आप यहां पर रेशियो जरूर लिखेंगे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक का ना। तो ये सारी चीजें, आप एक डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो आपने क्या किया, एक डेफिनेशन लिखा लॉ ऑफ डोमिनेंस का। उसके बाद आपने इसको समझाना है कैसे,
तो आप चूंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये लॉ दिए गए थे, तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाएंगे कम से कम F2 जनरेशन तक। सिमिलर कंडीशन है अगर आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए ही है, उसको भी आप उसी तरीके से दिखाएंगे क्रॉस को बना करके। और तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉर द डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस के कंडीशंस को बना करके वहां पर दिखाएंगे ना। तो ये सबसे पहला जो सवाल होगा वो यहां से होगा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो यही है। दूसरा देखो यहां पर ये सवाल थोड़ा सा और चेंज हो सकता है ना, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप पिछले 5 सालों के सवालों को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एज होल नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। जो सवाल पूछे गए हैं बहुत प्रिसाइज है। वो सवाल कौन से हैं? तो वो सवाल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लेकर के। तो आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को तो खास करके बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो होगा क्या? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को लेकर के ना, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो आप इस सवाल को भी बहुत ढंग से करके जाएंगे। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप जब इसको करेंगे, दोनों अगर सवाल आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस ना, तो उस कंडीशन में जैसे एक में क्या है कि आपका रेसेसिव पेरेंट्स के साथ F1 हाइब्रिड जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं, और दूसरे में आइदर ऑफ द पेरेंट्स ना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद आप फिर वहां पर भी क्या करेंगे? क्रॉस बना करके दिखाएंगे। और देखो भाई, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जरूर लिखेंगे। जीनोटिपिक रेशियो इज दिस, फिनोटिपिक रेशियो इज दिस, दोनों में ना, टेस्ट क्रॉस में भी और बैक क्रॉस में भी। अगर आप इतना काम कर देते हैं तो आप निश्चिंत रहो, आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल सकते हैं ना। ये सवाल 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर अलग अलग पूछा जाएगा, टेस्ट क्रॉस आपसे पूछा जाएगा केवल ना एज प्रिसाइज वे में, अगर आपसे पूछा जाएगा टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना, डिफाइन टेस्ट क्रॉस, तो ऐसे जो सवाल होते हैं वो कहां आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके 2 मार्क्स में। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा डिफाइन बैक क्रॉस, तो वहां पर फिर आप बैक क्रॉस के बारे में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, डेफिनेशन लिखेंगे क्रॉस बना करके, चाहे वो 2 नंबर हो या 5 नंबर हो, ये आप जरूर एग्जामिनर को दिखाएंगे, ताकि आपके आधे मार्क्स भी कहीं ना कटे, ठीक है। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर में हम आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्या होगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में ना आपसे पूछा जाता है व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर? डिस्क्राइब मेंडेलियन डिसऑर्डर विद द एग्जांपल ऑफ हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया ना। आपको 2 एग्जांपल लेकर के मेंडेलियन डिसऑर्डर को समझाना होता है। हीमोफीलिया और दूसरा जो है वो क्या है? सिकल सेल एनीमिया ना। इन दोनों को मिला करके आपको बताना होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर को प्रूफ करना होता है ना। आप दोनों जानते हैं ना, सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन की चर्चा होती है ना। 6th पोजीशन बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन क्या हो जाते हैं? वैलीन अमीनो एसिड को कंसिस्ट करते हैं रादर देन ग्लूटामिक एसिड, इसके बारे में आप बताएंगे। और दूसरा जो है वो क्या है? हीमोफीलिया, जिसको आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं ना। तो ये क्लियर कट डिस्टिंग्यूशन है, क्लियर कट आपने डिस्टिंग्विश करके रखा है। छोटे छोटे उसके नोट्स हैं जहां पर कि आपको पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर बताने हैं, फिर हीमोफीलिया लिख करके हीमोफीलिया के बारे में बताना है, सिकल सेल एनीमिया लिख करके सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताना है। बहुत बेहतर तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सवाल आपको जनरली 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में ही मिलेंगे। 2 मार्क्स में ये सवाल शायद आपको ना मिले ना। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? तो कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स आप करके जाएंगे ना। ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट नोट्स ना। और शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से शॉर्ट नोट्स हैं? तो पहला जो शॉर्ट नोट्स है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना। इसमें आपको बताया गया होगा ना 1:2:1 का रेशियो है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो एग्जांपल आप देंगे वो किसका होता है? मिराबेलिस जलप्पा का ना, बहुत सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है आपका? वो है आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ना। कोडोमिनेंस भी आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स में करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहां पर भी आप जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो जरूर बताएंगे, चाहे ये हो और चाहे ये हो। एग्जांपल यहां पर आपको पता है रोन कलर ऑफ कैटल बहुत कॉमन है, हालांकि कोडोमिनेंस का एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुपिंग भी है ना। तो आपको जैसा लगे, जो एग्जांपल आपको पसंद है वो एग्जांपल आप यहां पर जरूर बताएंगे, लेकिन ध्यान रहे क्रॉसेस करवा करके दिखाएंगे, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज को जरूर बताएंगे। देखो यही जो है ये मार्क्स बिल्डर है ना। कोई बच्चा जो है वो सिर्फ कोडोमिनेंस लिख करके आ जाता है, कोई बच्चा जो है वो सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिख करके आता है, और कोई बच्चा जो है वो कोडोमिनेंस लिखता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखता है, और साथ साथ वो क्या करता है, साथ साथ वो इसके क्रॉसेस को दिखाता है और क्या करता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को मेंशन करता है। देखो अगर आपको याद है तो ये काम करना बहुत आसान है, बहुत होता है तो 1 मिनट आपको दूसरों से ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपके फुल मार्क्स सिक्योर होते हैं ना। तो आप इस मेरी बात को ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इनके क्रॉसेस और जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियोज को जरूर लिखेंगे ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है आपका मल्टीपल एलिलिज्म। नेक्स्ट क्या है आपका मल्टीपल एलील्स ना, या मल्टीपल एलिलिज्म, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये देखो इसमें तो एक बड़े सवाल भी निकल करके आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप ब्लड ग्रुपिंग के कंडीशंस को भी ना, इसमें आप ब्लड ग्रुपिंग के कंडीशंस को दिखा सकते हैं ना। लेकिन देखो यहां पर एक बड़े सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल एलिलिज्म, डिस्क्राइब मल्टीपल एलिलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग ना। ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग के बेसिस पर मल्टीपल एलिलिज्म को डिस्क्राइब करना है ना। अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए 5 नंबर के सवाल बन जाए ना, तो आप इसको जरूर करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, प्लियोट्रॉपी ना। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग यूज करेंगे वो क्या है, प्लियोट्रॉपी, PLEIO, प्लियोट्रॉपी। ठीक है ना, और इसको भी आप जरूर डिफाइन करेंगे प्लियोट्रॉपी को ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है ये ना। यहां पर आप सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया के कोऑर्डिनेशन को देख सकते हैं ना। यानी कि वैसे अफ्रीकन पर्सन जिनमें कि सिकल सेल एनीमिया पहले से है उनमें मलेरिया नहीं होता, यानी एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कैरी करने का काम करते हैं, लेकिन ये इंटरेक्शन कैसा होता है, नॉन एलिलिक है ना। तो आप इसको जरूर करके आएंगे। तो ये भी है, ये इतने नोट्स जो है वो आप करेंगे शॉर्ट नोट्स के तौर पर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लिंकेज का सवाल है ये। ठीक है ना, आप लिंकेज को डिफाइन करेंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या, टाइप्स ऑफ लिंकेज विच वाज गिवन बाय, लिंकेज वाज गिवन बाय TH मॉर्गन ना, थॉमस हंट मॉर्गन, ड्रोसोफिला के ऊपर में ना। तो ये आप जरूर बताएंगे और टाइप्स जरूर बताएंगे। एक को कहा जाता है क्या, कंप्लीट लिंकेज जो बहुत रेयर है, और दूसरा जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज है ना। तो आप इसको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके से भी 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, केवल डिफाइन इनकम्प्लीट लिंकेज या डिफाइन कंप्लीट लिंकेज के तौर पर। अच्छा देखो, एक सवाल ऐसा ही है जस्ट इसका उल्टा ना, आपसे ये सवाल किया जा सकता है मे बी कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर ना। क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, आपको मालूम होना चाहिए। सो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर को दिखाना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर को। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ना। मियोसिस के खास करके पैकेटिन और डिप्लोटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की बात आप कर सकते हो, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स इन पैकेटिन और एंड्स इन डिप्लोटिन, और लास्टली फिर डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। तो आप उस प्रोसेस को जरूर दिखाएंगे कि किस तरीके से सेगमेंट्स जो है उनकी अदला बदली हो रही है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्रॉसिंग ओवर को लेकर के। तो दोनों में से कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात आती है क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल theory of inheritance which was given by Shooton and Boveri ना। लगभग 7-8 इनके पॉइंट्स हैं, आपको डायरेक्ट वो याद कर जाने हैं ना। अलग अलग पॉइंट्स हैं, आप कम से कम 5-6 तो जरूर याद करेंगे ना, सो दैट कि आप उसको आसानी के साथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लिख सकते हैं। हालांकि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाए तो ज्यादा बेहतर है।
उसके बाद बात आती है, देखो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर के आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आप सेक्स डिटर्मिनेशन को डिफाइन करके बताएंगे और आपको यह बताना है कि डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग को एग्जांपल लेकर के सेक्स डिटर्मिनेशन को बताना है ना। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अलग अलग किस्म के सेक्स डिटर्मिनेशन को हमने पढ़ा है। आपके पास X0 XX टाइप है ना, Z0 ना, ZO जिसको कह सकते हो, जीरो कह सकते हो, कुछ भी कहो, ठीक है ना, Z या नॉट कह सकते हो, Z0 ZW टाइप है ना, XX XY टाइप है। तो अलग अलग किस्म के सेक्स डिटर्मिनेशन है, लेकिन वो सारे सेक्स डिटर्मिनेशन आपके एग्जाम्पल के तौर पर 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स में जो आपके लिए सवाल है वो क्या है, डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसको आपको ह्यूमन बीइंग के बेसिस पर सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या करना है, समझाना है। तो ये आप करके जाएंगे। इतने सारे सवाल जो है वो निकल करके सामने आए हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, मोल बायोलॉजी ना, यानी आप इसको कह सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर आप इसको कह सकते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ना। चलिए, इसमें कुछ सवाल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ज्यादातर हैं ना। सबसे पहला तो आपसे यहीं से शुरू किया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए को आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाएंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द डीएनए, और दूसरा कि फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए ना, यानी कि आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। आप डीएनए का एक खूबसूरत सा फोटो बनाएंगे, ठीक है ना, एक खूबसूरत सा फिगर उसको ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं आपके लिए स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड वो आप जरूर करके जाएंगे। ध्यान रहे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल पिछले साल नहीं पूछे गए हैं तो इस साल आने की संभावनाएं 100% है, तो आप इसको ध्यान से करके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपको बताना है क्या, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस टू प्रूव दैट डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल ना, ये आपसे पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको 2 एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस बताने हैं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो या तो आप क्या करेंगे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देंगे ना, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हो, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ये हो सकता है अलग से भी आपसे पूछ लिया जाए 5 नंबर में ना। तो आप एक ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट गिवन बाय ग्रिफिथ और दूसरा हर्सा एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इन दोनों को ढंग से तैयार करके जाएंगे। ये सवाल इकलौते भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट गिवन बाय ना ग्रिफिथ ना, या फिर आपसे पूछा जाएगा हर्सा एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो आप इसको ढंग से करके जाएंगे। 2 एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस टू प्रूव दैट डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल ना, इसको करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन को लेकर के। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन। व्हाट इज डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, इसको भी आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। लेकिन अगर देखो, मैं हर बार अपने यहां के बच्चों को जरूर बताता हूं कि अगर आपको मौका मिलता है किसी दूसरे सवाल को ना लेने का, तो आप डीएनए रिप्लिकेशन से बच सकते हो। क्यों मैंने ऐसा कहा, इसलिए क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन अगर आप लिखने जाएंगे तो इट इज वेरी टाइम टेकिंग ना, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है पूरे प्रोसेसेस को लिख पाना ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको लगता है कि दूसरे सवाल आप टैकल कर सकते हो तो आप डीएनए रिप्लिकेशन को छोड़ करके दूसरे सवाल के पीछे जरूर जाए, सो दैट कि आपके टाइम जो है वो मैनेज हो पाए ना। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको डीएनए रिप्लिकेशन कर लेना चाहिए ना। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस कम टाइम में हम 5 नंबर में कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये सवाल आपको 5 मार्क्स में ही मिलेंगे, 2 मार्क्स में ये सवाल आपको नहीं मिलने वाले। उसके बाद बात आती है जीन रेगुलेशन। उसके बाद बात आती है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, व्हाट इज जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, जिसका क्लियर मतलब होता है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज ओपेरॉन मॉडल
ठीक है ना। डिस्क्राइब ओपेरॉन मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ लैक ओपेरॉन ना, तो आप इस लैक ओपेरॉन को ढंग से करके जाएंगे ना। प्रोकैरियोटिक सिस्टम का ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ऑन द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। हालांकि ये सवाल कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन हर बार ये एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी ये सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन आप इसको ढंग से करके जाएंगे, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन को आप ढंग से करके जाएंगे। वैसे तो हमने अपने बच्चों को टीआरपी ओपेरॉन भी बताया है, बट टीआरपी ओपेरॉन आपकी क्लास में नहीं है, इसीलिए टीआरपी ओपेरॉन को आप छोड़ सकते हो। वैसे तो ओपेरॉन तो बहुत सारे टाइप के मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आप करके जाएंगे। सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद बात आती है जेनेटिक कोड को लेकर के ना। जेनेटिक कोड, व्हाट इज जेनेटिक कोड, या आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कोडोन, और आपसे पूछा जाता है क्या, उसके बाद पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोडोन ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडोन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोडोन, अलग अलग किस्म के कोडोन के बारे में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको बताना है। जैसे यूनिवर्सल नेचर बताना है, नॉन एम्बिगुअसिटी बताना है ना, कोडोन डिजेनरेट बताना है। उसके बाद AUG स्टार्ट कोडोन है ना, UAG, UGA और UAA जो है वो स्टॉप कोडोन है। कोलिनियर होते हैं ना, पंक्चुएशन साइन कोडोन में नहीं होता। ये सारी चीजें आपको यहां पर बतानी है। आप इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हो अगर आपने ढंग से बता दिया तो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है म्यूटेशन को लेकर के। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। म्यूटेशन, और फिर आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। देखो भाई, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को लेकर के, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को लेकर के ना थोड़ी सी समस्या यह है कि ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, तो इसको तोड़ तोड़ करके पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, डिस्क्राइब जीन म्यूटेशन इन डिटेल, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछा जाएगा ना क्रोमोसोमल एब्रेशन, तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसको आप आसानी के साथ लिख सकते हो, चाहे वो जीन म्यूटेशन हो, या फिर आपसे पूछा जाएगा स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द क्रोमोसोम, या आपसे पूछा जाएगा क्रोमोसोमल एब्रेशन। कैसे भी करके सवाल पूछे जाए आप उसको ढंग से बना करके आ सकते हो। और दूसरा देखो, इसमें दो और सवाल निकल करके सामने आते हैं। एक सवाल होता है व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटाजेन, म्यूटाजेन को लेकर के भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटाजेन के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। और तीसरा ये सवाल पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन। रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन के बारे में आपको क्या करना है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो इसको भी आप करके आ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। चलो, ये हो गया आपका। उसके बाद एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो है क्या, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। आपसे पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स या राइट एसे ऑन HGP, या फिर पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय HGP, व्हाट इज HGP, और फिर पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HGP। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, क्या क्या किया गया था ना, आपको बताना है पॉइंट वाइज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी है और 5 नंबर में भी है ना, 5 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों के सवाल हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये आप करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो आप इसको भी करके जाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 5 मार्क्स को लेकर के। चलो भाई, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो है हमारा क्या, इवोल्यूशन। और देखो, इवोल्यूशन की बात आती है तो बस एक चीज आप सबसे पहले याद रखेंगे, वो है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और इसके प्रूफ ना। आपसे दोनों में से कोई सवाल 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विच वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डन, ये भी पूछा जा सकता है।
और आपसे पूछा जा सकता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विच वाज गिवन बाय, दो लोग थे, कौन कौन से, एक का नाम था स्टेनले, दूसरे का नाम था मिलर। तो दोनों सवाल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओपरियन हेल्डन मॉडल भी पूछा जा सकता है आपसे, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डायरेक्ट, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वो जो फोटो है, वो जो फिगर है ना, वो ग्लास जार वाला, उसको आप जरूर करके जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे स्पार्क होता है, कैसे वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स बन करके तैयार होते हैं, उनके रेशियोज क्या है, वो सारी चीजें आप ढंग से करके जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो है क्या, वो है डार्विनिज्म को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डार्विनिज्म। आपसे पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डार्विनिज्म, या फिर पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच वाज गिवन बाय डार्विन। तो आप डार्विनिज्म बताएंगे, पोस्टुलेट्स बताएंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे और उनके एक दो ड्रॉबैक्स बताएंगे। इतना, ये काफी बड़ा सवाल होता है, लेकिन आप अगर इसको ढंग से करके आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे ना। तो आप इसको भी ध्यान से करके आएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास वो है एसे ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ह्यूमन इवोल्यूशन पर आपको एक एसे लिखना है। देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे ही आता है आपको एक चार्ट बनाना चाहिए, जैसे मैंने अपने बच्चों को बनवाया है, आप सारे लोग ऐसे ही बनाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन, ठीक है ना, उनके ईयर्स, कहां से उनके फॉसिल्स मिले हैं, क्या उनके जनरल फीचर्स थे और क्या उनके पिक्यूलियर फीचर्स थे। इतनी चीजें अगर आप एक चार्ट के तौर पर कर लेंगे तो 1 से 1.5 पन्ने में आपका काम भी हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे ना। तो आप इन्हीं 5 ग्रेडिंग्स में आप उस कॉलम को बनाएंगे। पहला नेम ऑफ द मैन, दूसरा जो है वो ना किस ईयर में मिले थे ये ना ईयर, उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, कहां से मिले थे ना, प्लेस फ्रॉम वेयर देयर फॉसिल्स वर फाउंड, तो वो बताएंगे आप। उसके बाद आप बताएंगे उनके जनरल फीचर्स और लास्ट जो है वो उनका अगर पिक्यूलियर फीचर है तो पिक्यूलियर फीचर जरूर बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएंगे इनके कुछ शॉर्ट नोट्स में ना, और ये शॉर्ट नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं भी। शॉर्ट नोट्स में आइए, शॉर्ट नोट्स में आपको ले चलते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, सबसे पहला जो है वो है होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, आप होमोलोगस ऑर्गन से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे डायरेक्टली किससे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से ना, या एडप्टिव रेडिएशन से। तीनों का मतलब एक ही है। आपको उनके एग्जाम्पल जरूर कम से कम 2-2, 3-3 याद रखने हैं। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्या, एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट इज व्हाट, एनालोगस, एनालोगस ऑर्गन। जैसे ही एनालोगस ऑर्गन पूछा जाएगा, हो सकता है कि एनालोगस ना पूछ करके आपसे क्या पूछा जाए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये भी आपको करके जाना है विथ एग्जांपल। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्या, नेक्स्ट वन इज आपसे पूछा जा सकता है वो है क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको भी आप करके जाएंगे 2-3 एग्जांपल के साथ। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कनेक्टिंग लिंक, ये भी आप इसको ढंग से करके जाएंगे। और यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है मिसिंग लिंक्स भी पूछा जाए ना, आर्कियोपेट्रिक्स का एग्जांपल एकमात्र एग्जांपल है। तो आप इतनी चीजें जो है वो आप करके जाएंगे। आई थिंक कि हमने सारी चीजें कर दी आपके लिए, आपको केवल इतनी चीजें करके जानी है, ठीक है। आई होप कि आप सारे लोग जो है वो इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस बेसिस पर तैयारी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितना फ्रूटफुल रहा। हालांकि हर साल हमने ऐसे गेसेस कराए हैं अपने बच्चों के लिए और बहुत हद तक वो सारी चीजें जो है वो मैच करी है। आई होप कि इस बार भी आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इसको ढंग से करके जरूर जाएंगे ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो फिर आज हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम तैयार हैं और कल हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन को लेकर के, उनके गेस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने बोले हैं, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। उनको आप ढंग से पढ़ करके जाने की कोशिश करेंगे, आप उनकी तैयारी करेंगे। अभी आपके पास लगभग 20-25 दिन बचे हुए हैं ना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू।